आज मुझे श्रेष्ठ भारतीय प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर जी से बात करने का सम्मान मिला है, जिनकी मधुर और गहरी आवाज़ ने दशकों से हिंदी और मराठी फिल्मी गानों में जान डाली है और सजाया है। सुर सिंगर कंपटीशन में उनकी प्रारंभिक जीत से लेकर 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने तक वाडकर जी का भारतीय संगीत में योगदान अविस्मरणीय है। सबसे पहले स्वागत है आपका ITV गोल्ड में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों को, माई बाप को मेरा बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार। What brings you to US? एक्चुअली कुछ प्रोग्राम्स के लिए आया हूँ मैं, जैसे कि अभी न्यू जर्सी में बालाजी टेम्पल ऑडिटोरियम ब्रिज वाटर में 20 तारीख को शाम को है। सफ़रनामा नाम से ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट मेरे छोटे भाई जो यहीं पे रहते हैं, संजय चितड़े, उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों नहीं अब जो आ रहा हूँ तो उसमें सफ़रनामा से ही हम लोग इस कार्यक्रम को, इस टूर को हम लोग मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल। तो 20 तारीख को 20 अक्टूबर को शाम को 6 बजे मेरा ब्रिज वाटर में मंदिर में प्रोग्राम है। उस सफ़रनामे से पहले आज का सफ़रनामा हम शुरू करते हैं, जस्ट लाइक अ लिटिल टीजर फॉर योर ऑडियंस एट बालाजी टेम्पल। जी, तो हमारे क्वेश्चंस शुरू करते हैं। आपने अपनी यात्रा एक शास्त्रीय गायक के रूप में शुरू की और बाद में एक प्लेबैक सिंगर बन गए। लता मंगेशकर ने एक बार आपकी आवाज़ को बहुत प्रशंसित किया। क्या आप उनके साथ अपने किसी यादगार पल को हमारे साथ बांट सकते हैं? ऐसी तो बहुत यादें हैं और कम से कम 8 से 10 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे इंटरव्यू के, तब भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दीदी के साथ। एक तो मेरी सरस्वती माँ है, वो लता भाई मंगेशकर, और जिनको हम लोग कभी कभी गाड़ी में आते जाते देखते थे, जिनके साथ मिलने का, काम करने का, सारी दुनिया में उनके साथ मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। बड़ा भाग्यशाली हूँ और बहुत किस्से हैं जो मगर वो इतने पर्सनल है मेरे, तो मैं उनको दिल में ही सजा के रखता हूँ। But what about the first moment जब आपको पता चला कि आपको एज अ सिंगर उनके साथ गाना है, तो what was that feeling like? और जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए और एक गाना आपको मिला, and how was it like? पहले आवाज़ निकली या उन्होंने कहा कि relax, it's okay, we can do it together? How did it go? एक्चुअली वो उसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, क्योंकि जब मेरे कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, मैं आज जो कुछ हूँ वो मेरे दादू, हमारे इंडियन म्यूज़िक फील्ड के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर रविंद्र जैन साहब, आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ मैं। उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था। और जब लता जी का एक गाना गाने, वो फिल्म बन रही थी मेरा रक्षक, तो वो गाना गाने आई थी, तो दादू ने कहा कि आज लता जी आ रही हैं गाने के लिए, क्यों नहीं आते हो तुम रिकॉर्डिंग में। तो मैं चला गया था। तो फॉर्मली मेरा इंट्रोडक्शन दादू ने करवाया था लता जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ। तो मैं गया उनके पास, मेरे गाने सुने, और उसी वक्त सभी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री के, उन सबको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मैं एक लड़का भेज रही हूँ, सुरेश वाडकर नाम है उसका, आप उसको सुनिए और ज़रूर गवाइए, बहुत अच्छा गाता है। तो बॉटम लाइन इज़ कि मेरे करियर के ऊपर उनका इतना बड़ा हाथ है। और इमीडिएटली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे बुलाया था। फिल्म बन रही थी क्रोधी,
तो उसमें गाना था, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। तो वो गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था और मैं पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ और मेरी सरस्वती माँ के साथ मैं गाना गाने वाला था। एक्चुअली बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि साक्षात लता जी के साथ गाना गाना है। ऐसे लग रहा था नीचे पैर है ही नहीं, इतना घबराया हुआ था। मगर उन्होंने इतना मुझे रिलैक्स किया कि बोलती, कोई चिंता मत करो, तुम अपने मन को शांत रखो, गाने की तरफ कंसंट्रेट करो और गाओ, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसका क्रेडिट भी लता जी को ही जाता है। घबराया हुआ था, मगर वो इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री की डॉयन बोल रही जी है, तो अच्छा लगा। और तब से लेके मैंने सैकड़ों गाए गाने उनके साथ, सैकड़ों गाने गाए। आपका फेवरेट कौन सा है उनके साथ गाना? ऐसे बहुत सारे हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, सुना है आपने गाना? जी बिल्कुल। फिल्म धनवान का। और बहुत सुंदर से संगीतकार भी लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी, जिनको मैं बहुत प्यार से मामा जी कहता हूँ। तो वो है, या मेरी किस्मत में तू नहीं शायद है, मेघा रे हैं, या ऐसे बहुत सारे गाने हैं उनके साथ गाए हैं। और हर एक गाने के साथ एक कहानी जुड़ी है। गाने के साथ कुछ न कुछ कहानी है, जो मैं अपने सफरनामे में, आप सफरनामे में, एंड दिस इज लोगों जस्ट को अ बताने टीजर वाला ऑफ है। कोर्स। और इसके पहले मैं उसकी इब्तिदा जो मैंने आते वक्त नॉर्वे में, ओस्लो में फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ मैंने उसकी श्री गणेश वहाँ पे भी की, और इंडियन काउंसलेट जनरल साहब के लिए भी मैं भी 6 तारीख को सफ़रनामे का छोटा सा झलक उनको मैंने, छोटी सी झलक सुनाई मैंने उनको। हाउ वंडरफुल। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका गाना ए ज़िंदगी गले लगा ले आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है। आपके हिसाब से एक गाना कैसे टाइमलेस बन जाता है? ये बन जाता है क्योंकि उस गाने की कुंडली अच्छी होनी चाहिए। आप अगर कुंडली को मानते हैं, मेरे सभी देखने सुनने वाले अगर मानते हैं, तो हर चीज़ की कुंडली है। गाने की कुंडली, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समथिंग कुछ लोग like जिसको this. नहीं मानते हैं, मगर उसकी कुंडली 100% होती है। हाँ। वरना बहुत सारे लोग, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर स्टूडियो में जाते वक्त ये सोच के चले जाते हैं रिकॉर्ड करने की, मैं सुपरहिट गाना देने वाला हूँ, मगर वो गाना 2 दिन भी पानी नहीं मांगता। उसको क्या कह सकते हैं आप? एक इतने कॉन्फिडेंस के साथ आदमी रिकॉर्ड करने चला जाता है म्यूज़िक डायरेक्टर, मगर उस गाने का कुछ बनता ही नहीं। तो हर गाने की कुंडली होती है, मगर अभी आजकल कुंडली हमारे AI लिखता है आजकल कुंडली। AI भी लिखता है, और चूंकि इतना ज़्यादा बजाया जाता है उस गाने को, तो अपने आप हिस्ट्री बन जाता है। ऐसा थोड़ा हमारे टाइम पे भी था, उसके पहले ऐसा नहीं होता था। पर ये साउथ की फिल्म थी, इलैयाराजा ने ये कंपोज किया था। हाँ, तो उसके बावजूद ये अब उन्होंने उन्होंने भी ये गाना ये सोच के नहीं बनाया था कि मेरा गाना पॉपुलर, क्योंकि उनके हजारों गाने सुपर डुपर हिट हुए होंगे, तो चंद सैकड़ों गाने पता भी नहीं चला होगा लोगों को कि कब आए कब चले गए। ये कुछ फिक्स नहीं है, मगर अभी इसलिए ज़्यादा फिक्स हो जाता है
कि पिक्चर रिलीज़ होने के पहले महीनों गाने बजाते हैं। जैसे आपने रील की बात की अभी थोड़ी देर पहले, ये रील जब चलते हैं ना तब गाने पॉपुलर होने लग जाते हैं, फिल्में पॉपुलर होती है। मगर उसके बाद भी कभी कुंडली अच्छी नहीं हो उस गाने की या फिल्म की, तो फिल्म फ्लॉप हो जाए, फ्लॉप तो हो आप कोई जाती है। गाना गाने से पहले उसकी कुंडली चेक करते हैं? हम गाने नहीं की? देखते हैं, हम क्यों देखेंगे? तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज कुंडली? लाइक इज इट लाइक द आप- अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स हाँ, आप हियर? अपना काम करिए, ऑनेस्टी से करिए, तो जो ऊपर वाला बैठा है ना, और प्लस मेरे देखने वाले, ये भी ऊपर वालों जैसे ही होते हैं। ये माई बाप है हमारे, दर्शक जो हैं, जो सुनकार है, ये माई बाप है। वो गाने को या फिल्म को पॉपुलर कर ही देते हैं। तो राजा साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाना मुझे दिया, और इसकी मज़े की बात ये है कि आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, पहले 2, 2.5, 3 महीने मुझे मालूम ही नहीं था कि ये गाना पॉपुलर हो गया है ऑलरेडी। मैं गाता नहीं था। अदरवाइज़ क्या होता है, अमूमन सिंगर को मालूम होता है, वो ट्रैक में रहता है कि ये मेरा गाना चल रहा है, तो वो प्रोग्राम्स में, कॉन्सर्ट्स में गाता है। मैं गा नहीं रहा था, मुझे मालूम नहीं था। मगर एक जगह पे, शायद दिल्ली या कहीं ऐसे जगह पे मैं शो के लिए गया था, तो प्रोग्राम जैसे ही शुरू हो गया था तब से लेके फरमाइश की चिट्ठियाँ आने लग गई। तो मैंने सोचा कि कमाल है, ये गाना अगर इतना पॉपुलर है तो मैंने अभी तक इसको गाया क्यों नहीं है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अनाउंस किया स्टेज से कि ये गाना, मैं बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं, ये मैं गाना गाता हूँ, मुझे खाली 5 मिनट चाहिए, मगर ऑडियंस में से कोई भी मेरा प्रिय, जो मुझे क्या बोलूं, मुझे आपके पसंद fan। करता है, वो अगर मुझे लिख के दे दे ये गाना, तो मैं गाऊंगा ज़रूर। लिरिक्स वगैरह ऐसे नहीं और आप available बिलीव नहीं होती करेंगे, थी। विद इन 5 मिनट्स एक यंग लड़का वो गाना लेके आया स्टेज पे। वाओ। फिर मैं, मेरे साथ जो को सिंगर थी, उसको कहा कि तुम एक गाना बीच में गाओ, मैं तब तक ये गाना सुन के आता हूँ। फिर मैंने वो गाना सुना तो मुझे रिकलेक्ट होता गया। फिर मैंने आया, गाया, और 2 बार गाना पड़ा फिर, वाओ। एक के पीछे एक, 2 बार, क्योंकि गाना पॉपुलर हुआ था, ये मुझे मालूम नहीं था। ये मेरी क्या कहते हैं ना, कि मेरी गलती थी। तो पर दिल्ली वालों ने आपको याद दिला जी, दिया। जी, ऑफ जी, कोर्स। एंड हियर्स अनदर दिल्ली वाली सिटिंग जी, हियर जी, जी। एंड यू हैव टू सिंग द सॉन्ग फॉर अस। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी। ब्रिलियंट। थैंक यू। थैंक यू। आपने कई संगीत रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभाई है। आप डिजिटल युग में प्लेबैक सिंगिंग का भविष्य कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि अभी टू गेट अ ब्रेक इन द इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये रियलिटी शोज़ की वजह से भी बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स और अच्छे अच्छे प्लेबैक सिंगर्स हमारी इंडस्ट्री को मिले हैं, जिनमें मैं धड़ल्ले से नाम ले सकता हूँ। श्रेया घोषाल है, सुनीति चौहान है, अब अरिजीत है। देखिए कितना बड़ा नाम है जी। तो ये रियलिटी शो, और इसके पायनियर में मेरे बिल्कुल बेटे जैसा है सोनू निगम, ये उसका पायनियर है। सारेगामा की शुरुआत जी ने सोनू
और गजेंद्र सिंह ने शुरुआत की थी। हालांकि मुझे याद है बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी कोशिश हुई थी मुझे वो प्रोग्राम होस्ट करने के लिए। गजेंद्र सिंह मेरे पीछे थे, मगर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, क्योंकि उन दिनों काफ़ी काम कर रहा था इंडस्ट्री में, और शूटिंग में आपको मालूम है दिन दिन में निकल जाता है। एक एपिसोड करना तो 5-6 घंटे से कम नहीं, और उसके ऊपर से गाना बजाना कम खुद का हो जाता है, बाकी आप शूटिंग में कैमरे को फेस करना, और कैमरे का फेस करना तो मेरे को इस जन्म में तो होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत घबराता हूँ कैमरे से। हालांकि मुझे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में एज एन एक्टर, एज ए हीरो बहुत ऑफर हुई थी। थोड़ा बहुत ठीक दिखता हूँ मैं, है ना? बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। तो मगर मेरा ध्यान नहीं था, मेरे गाने की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन था, इसलिए मैंने मना किया। तो एक बहुत ही बढ़िया गायक और जिसने बचपन में फिल्मों में काम भी किया था, हमारा सोनू निगम, मेरा सोनू, प्रिंस बोलता हूँ उसको प्यार से। तो और देखिए उस प्रोग्राम की वजह से भी उसके करियर में जो उछाल मिला उसको, वो भी एक सोचने और मार्क करने वाली चीज़ है कि कैमरे पे जो आदमी दिखता है वो गाने वाले से ज़्यादा पॉपुलर भी होता है, और क्या कहते हैं ना कि इन डिमांड आ जाता है। और सोनू हमारी इंडस्ट्री को मिला हुआ एक कोहिनूर हीरा है। बिल्कुल। ऐसा वर्सेटाइल सिंगर बहुत कम मिलता है इंडस्ट्री को। बहुत सारे लोग हैं जो टाइप्ड होते हैं, ये टाइप्ड नहीं है। इसके सामने कैसा भी गाना रखिए बहुत अच्छे से, वेरी ट्रू, और ट्रू जस्टिस करते हुए वो गाना गाता है। और मैं भी उसका बहुत फ़ैन हूँ, बच्चा है हमारा। तो रियलिटी शो की वजह से आपको लोगों के सामने भी आते हो, प्रोड्यूसरों के सामने भी आते हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के सामने आते हो, तो काम मिलने में देर नहीं लग जाती। तो रियलिटी शोज़ का बहुत बड़ा एहसान है हमारे गाने बजाने वाले जो करियर करना चाहते हैं, या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। इस चैनल्स का बहुत हाथ है। वेरी ट्रू। आपने कई भाषाओं और शैलियों में गाने गाए हैं, जिसमें भक्ति संगीत भी शामिल है। इतनी आसानी से सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? खैर आसान तो होता नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर रोज़ आप ऊपर वाले के आशीर्वाद से रियाज करें, और अगर आपको काम मिलता है तो वो भी एक रियाज होता है। हर संगीतकार जो आपके सामने बैठा है, सिखा रहे हैं, वो आपके गुरु हो जाते हैं। तो ये सीखना, रियाज करना, यही आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड आपको ईज की तरफ ले जाते हैं। और मेहनत करना तो हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, गाने में है, एक्टिंग में है, इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में है। तो प्रैक्टिस से आदमी बहुत कुछ बन सकता है। Walk us through the process of your रियाज। बचपन से ही मुझे शौक़ था, और मुझे मेरे सद्गुरु, मेरे पंडित जियालाल वसंत जी, मेरे गुरु जी, ऐसे सद्गुरु मेरी लाइफ में आए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिन्होंने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत करके मुझे सिखाया है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है एक आदमी के बनने में। फिर घर वालों का साथ,
जो क्या कहते हैं ना कि They always encouraged you. हाँ, मेरे लिए बहुत त्याग किया है मेरे मदर फादर ने, मेरे भाई बहनों ने, कि मुझे मेरा काम करने को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो आपकी मैं पूरी गुरु- फैमिली में everybody was music oriented, everybody loved उनको music. शौक बड़ा सुनने का, मेरे फादर को बहुत शौक था, कोशिश की थी उन्होंने गाना बजाना सीखने की, मगर उनकी हेल्थ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नहीं करना मिला। मगर घर वालों का अगर साथ हो तो इंसान के बनने में फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। फिर ऊपर से अगर भगवान का आशीर्वाद हो, सुनने वालों का आशीर्वाद हो, और कुंडली सही हो। कुंडली सही हो, कुंडली सही हो। बिल्कुल। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है कई लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। इस गाने पर काम करने का कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं, खासकर क्योंकि चांदनी एक बहुत ही बड़ी फिल्म थी और यश राज जी के साथ काम करने का मौका मिला आपको। यश जी एक बहुत क्या कहते हैं ना कि म्यूजिकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, और उनको काम लेना आता था अपने संगीतकारों से, अपने एक्टरों से, अपने सिंगरों से। मगर आपको बहुत मज़े की बात बताना चाहता हूँ, और मेरे दर्शकों को, सुनने वालों को, माई बाप को, यही चीज़ें मैं मेरे सफ़रनामे में सुनाने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप बड़ी संख्या में 20 तारीख को बालाजी टेम्पल ऑडिटोरियम में ब्रिज वाटर में अगर आएँ तो पूरा सफ़रनामा ईच एंड एवरी सॉन्ग का क्या एक्सपीरियंस था वो मैं सब सुनाने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आपसे इजाज़त लूँगा कि आप 20 नवंबर को, हाँ, तो आप 20 अक्टूबर को ब्रिज वाटर बालाजी टेम्पल में आइए, हम लोग वहाँ पर मिलेंगे, और मेरा सफ़रनामा आपको बहुत ही भाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है, जिसमें मेरे फिल्मी करियर के खट्टे मीठे किस्से अपने गानों के साथ पेश करने वाला हूँ। तो आइए, हम लोग 20 अक्टूबर को बालाजी टेम्पल ब्रिज वाटर में मिलते हैं। जाने से पहले राज कपूर जी की फिल्म वेरी आइकॉनिक प्रेम रोग, उसका कोई गाना सुनाइए। सफ़रनामे में आप उसकी कहानी ज़रूर बताएंगे, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सी धुन, थोड़ा सा संगीत। अरे फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, ओ जाओ जाओ जाओ, मेरे वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। थैंक यू Thank you so सिस्टर, थैंक much. यू वेरी Thank मच, you. थैंक यू, नमस्कार।